हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। आज का जो प्रश्न है इंटरनेशनल कोर्ट से है। प्रश्न यही है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान एवं मानवाधिकार के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ी है। वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ी है, किंतु वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष चुनौतियां बढ़ा दी है। परीक्षण करना है द हिंदू का आर्टिकल है और जीएस सेकेंड पेपर का एक क्वेश्चन है। यही प्रश्न है। अब देखो, आप इस प्रश्न में क्या है, वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ा दी है। क्यों बढ़ा दिया? पहली बात मतलब इसकी महत्ता। दूसरा क्वेश्चन है, किंतु वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष चुनौतियां बढ़ा दी। चुनौतियां क्या बढ़ा दी है ये देखो। अब हम बात करेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, ये जीएस सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है। हम सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, हमारा जो इंट्रोडक्शन चलेगा या तो करंट से लिंक हो जाए। जैसे अभी देखा होगा, दक्षिणी अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के विरुद्ध मानवाधिकार हनन का आरोप लगाया, क्योंकि इजराइल लगातार गाजा पर क्या कर रहा है, हमले कर रहा है। या तो हमारा इंट्रोडक्शन इससे चलेगा, या तो जैसे हमारा इंट्रोडक्शन इस तरह चलेगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के विरुद्ध दक्षिणी अफ्रीका द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सुनवाई शुरू की, जो वैश्विक स्तर पर गाजा में मानवाधिकार उल्लंघन के प्रति लोगों की सोच को केंद्रित किया है। या तो हमारा इंट्रोडक्शन इस तरह चलेगा, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा इंट्रोडक्शन कि इसका गठन कब हुआ, यहां से उठाए तो लिखेंगे 1945 में स्थापित यूएनओ के अंग के रूप में। हमारे इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैरा 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र के अंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने यह कहा जाए, हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका द्वारा लाए गए, हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका द्वारा लाए गए एक मामले में सुनवाई की। एक मामले में सुनवाई की जिसमें इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया गया। गाजा में नरसंहार अब इससे देखो आप, हमारा फर्स्ट पैरा 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र अंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका द्वारा लाए गए एक मामले में सुनवाई की, जिसमें इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है। यह हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा। अब सोचो आप, हम ये बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या किया वस्तुतः। अब हम आएंगे सीधे सेकेंड पैरे में। जब सेकेंड पैरे की बात करेंगे तो लिखेंगे वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के बीच विवादों को निपटाने
न्यायालय देशों के बीच हम विवादों को निपटाने की बात करें तथा यूएनओ द्वारा संदर्भित यूएनओ द्वारा संदर्भित कानूनी मुद्दों पर सलाह भी देता है। इसलिए यह कहा जाए, इसलिए वैश्विक स्तर पर इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। क्यों? अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, बढ़ी क्यों बढ़ी है? क्योंकि अब हम 1 2 3 की बात करें। पहली बात, हमेशा शांतिपूर्ण विवाद के समाधान के लिए बेहतर मंच है या शांतिपूर्ण विवाद के समाधान के लिए यह बेहतर मंच है। जैसे पूर्व निकारागुआ बनाम यूएसए मामले के लिए पूर्व निकारागुआ बनाम यूएसए मामले के लिए गोवा बनाम यूएसए मामले के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अमेरिका को दोषी ठहराया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अमेरिका को अब एक चीज सोचो आप, शांतिपूर्ण विवाद के समाधान के लिए बेहतर मंच है। जैसे पूर्व निकारागुआ बनाम यूएसए मामले के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अमेरिका को दोषी ठहराया है। पहली बात। नंबर 2, जटिल कानूनी मुद्दों के स्पष्टीकरण में इसकी भूमिका है। पहला पॉइंट। नंबर 2, जटिल कानूनी मुद्दों के स्पष्टीकरण में कैसे परमाणु हथियारों के खतरे या उपयोग वैधता पर परमाणु हथियारों के खतरे या हम उपयोग वैधता की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकारी राय ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की राय ने एक तरह से देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत परमाणु हथियारों की वैधता को
अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत परमाणु हथियारों की वैधता को संबोधित किया। एक चीज देखो आप, जटिल कानूनी मुद्दों का स्पष्टीकरण इसकी भूमिका है। जैसे परमाणु हथियारों के खतरे या उपयोग वैधता पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकारी राय ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत परमाणु हथियारों की वैधता को संबोधित किया है। तीसरी चीज, कूटनीति में सलाहकारी भूमिका से विवादास्पद मुद्दों का समाधान। नंबर 3, कूटनीति में सलाहकारी भूमिका से विवादास्पद मुद्दों का समाधान। विवादास्पद मुद्दों का समाधान, जैसे गाजा में नरसंहार के लिए इजराइल खिलाफ दक्षिणी अफ्रीका का मामला। जैसे गाजा में नरसंहार के लिए इजराइल के विरुद्ध दक्षिणी अफ्रीका का मामला। तीसरा जो पॉइंट है, कूटनीति में सलाहकारी भूमिका से विवादास्पद मुद्दों का समाधान, जैसे गाजा में नरसंहार के लिए इजराइल के विरुद्ध दक्षिणी अफ्रीका का मामला। नंबर 4 की बात है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के विकास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के विकास और प्रवर्तन में योगदान दिया है। विकास एवं प्रवर्तन में योगदान दिया है। जैसे बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम सर्बिया और मोंटेनेग्रो का मामला। जैसे बोस्निया एवं हर्जेगोविना बनाम सर्बिया और मोंटेनेग्रो का मामला। सर्बिया एवं मोंटेनेग्रो का मामला। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के विकास एवं प्रवर्तन में योगदान दिया है। बोस्निया एवं हर्जेगोविना बनाम सर्बिया मोंटेनेग्रो का मामला, ये बड़ा सही सूची। अगला चीज, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को मुआवजा देने का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य मुआवजा
देने का अधिकार देना। जैसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा मामले में, जैसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बनाम युगांडा मामले में युगांडा को आदेश देना। मतलब एक चीज सोचो आप, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने युगांडा को आदेश दिया कि आप कांगो डेमोक्रेटिक स्टेट को आप मुआवजा दो। आप एक चीज वस्तुतः देखा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को मुआवजा देने का अधिकार देना, जैसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बनाम युगांडा मामले में युगांडा को आदेश देना। हमेशा ध्यान इस बात को, ये इजराइल। अगली चीज देखा जाए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नेड़े अंतरराष्ट्रीय कानून की व्याख्याओं ने, नंबर 5 की बात करें हम लोग, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नेड़े तो जो डिसीजन है नेड़े और अंतरराष्ट्रीय कानून की व्याख्याओं ने और अंतरराष्ट्रीय कानून की व्याख्याओं ने क्या किया, कानूनी सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया है। कानूनी सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया है। जैसे कतर बनाम बहरीन क्षेत्रीय समुद्री विवाद, कतर बनाम बहरीन समुद्री विवाद, इस प्रकार देखा जाए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्वीकारता तो बढ़ी है, लेकिन हमारे जो प्रश्न का जो मेन पार्ट है, प्रश्न यह है कि प्रश्नों को देखो आप, प्रश्न क्या है, किंतु वैश्विक राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता ने चुनौतियां बढ़ा दी है। अब देखो आप अगले पैरे में आएंगे, थर्ड पैरे में हम जब थर्ड पैरे की बात करेंगे, थर्ड पैरे की जब बात करेंगे हम लोग, एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, किंतु ओ सॉरी ये नंबर 6 है, किंतु राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष चुनौतियां बढ़ी हैं। जैसे हम किस आधार पर कह सकते हैं, नंबर 1 समर्पित और मजबूत प्रवर्तन तंत्र का अभाव। जैसे हम नंबर 1 की बात करें, समर्पित एवं मजबूत प्रवर्तन तंत्र का अभाव, अर्थात
संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद को अदालत के फैसले को लागू करने के लिए करता है। चार्टर को अदालत के आदेश लागू करने के लिए अधिकृत करता है। किंतु क्रियान्वयन सदस्यों की राजनीति के दया पर निर्भर करता है। किंतु क्रियान्वयन सदस्यों की राजनीति की दया पर निर्भर करता है। जैसे इजराइल के मुद्दे पर, जैसे इजराइल के मुद्दे पर अमेरिका का वीटो, अमेरिका द्वारा वीटो का प्रयोग। एक चीज सोचो, पहला पॉइंट, समय पर समर्पित एवं मजबूत प्रवर्तन तंत्र का अभाव, अर्थात संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद को अदालत के आदेश लागू करने के लिए अधिकृत करता है, किंतु क्रियान्वयन सदस्यों के राजनीति की दया पर निर्भर करता है। जैसे इजराइल के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा वीटो का प्रयोग कर देना, यह दलीय हितों से प्रेरित है। अमेरिका राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। दूसरी चीज, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में शक्तिशाली देशों की गैर भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में शक्तिशाली देशों की गैर भागीदारी। उनकी भागीदारी है ही नहीं। जैसे यूक्रेन बनाम रूस मामले में कार्रवाई में, कैसे यूक्रेन बनाम रूस मामले में रूस का कार्रवाई करने से मना करना। एक चीज ध्यान दो कि जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यूक्रेन का मुद्दा गया, वहां इंटरनेशनल कोर्ट ने जब रूस को आदेश दिया, तो रूस ने उस आदेश के क्रियान्वयन पर कोई कहा जाता है एक्शन लिया ही नहीं और मना कर दिया। राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता की बात करें। और दूसरी चीज क्या कहा गया, इजराइल के मुद्दे पर हमेशा अमेरिका वीटो कर देता है। इस चीज की बात करें, जितने भी सदस्य देश हैं, सदस्य देशों का राजनीतिक पूर्वाग्रह। नंबर 3 की बात करें, सदस्य देशों का राजनीतिक पूर्वाग्रह। अर्थात सदस्य न्यायाधीश अपने निर्णयों को अपने देश के हितों के साथ जोड़ देते हैं। अर्थात सदस्य न्यायाधीश अपने निर्णयों को
अपने देश की इंटरेस्ट के साथ जोड़ देते हैं, जिसे रूस और चीन के पूर्व न्यायाधीश ने क्या किया 2022 में, यह कहा जाए जैसे रूस और चीन के पूर्व न्यायाधीशों ने, जैसे रूस एवं चीन पूर्व न्यायाधीशों ने 2022 में यूक्रेन में सैन्य अभियान रोकने के लिए सैन्य अभियान रोकने के लिए रूस को आदेश देने वाले रूस को आदेश देने वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मतदान। एक चीज सोचो आप, जो सदस्य देश है इंटरनेशनल कोर्ट में, जो जज है, न्यायाधीश है, वह कई बार राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं और वह जब डिसीजन लेते हैं तो अपने देश के हितों को ध्यान में रख कर लेते हैं। जैसे 2022 में यूक्रेन में जो सैन्य अभियान रूस ने शुरू किया, तो रोकने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने आदेश दिया, किंतु रूस और चीन दोनों ने क्या किया, उसके विरुद्ध मतदान किया। अगली चीज, लंबी व नौकरशाही प्रक्रिया। नंबर 4, लंबी एवं नौकरशाही प्रक्रिया परिणामतः निर्णय में विलंब। जैसे रोहिंग्या के विरुद्ध म्यांमार की निर्णय में विलंब, जैसे रोहिंग्या के विरुद्ध म्यांमार की कार्रवाई के मुद्दा। कई बार होता क्या है, उसका प्रोसेस इतना जटिल है कि डिसीजन बहुत विलंब हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर म्यांमार में रोहिंग्याओं के विरुद्ध म्यांमार की सेना ने कार्रवाई की, पर कोर्ट में जब मुद्दा गया अभी तक डिसीजन नहीं हो पाया। अगला चीज देखा, सीमित क्षेत्राधिकार तथा कुछ राज्य की बातें करें। अगला पॉइंट देखो आप, कई अंतरराष्ट्रीय अदालतों न्यायाधीकरणों के अस्तित्व ने। नंबर 5, कई अंतरराष्ट्रीय अदालतों एवं न्यायाधीकरणों के अस्तित्व ने यह कहा जाता है कि फैसलों में
संभावित विरोधाभास को बढ़ा दिया है। फैसलों में संभावित विरोधाभास को अब एक चीज, इतने सारे कोर्ट हैं और ट्रिब्यूनल हैं, उन्होंने क्या किया, कंट्राडिक्शन को बढ़ा दिया है। तो क्या होना चाहिए? ये सारी बातें करने के बाद हम निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बात है, अतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने, निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने, सदस्यों की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को बढ़ाने तथा इंटरनेशनल कोर्ट में अधिक देशों की भागीदारी को बढ़ाने, कहा जाए कि न्यायालय में अधिक देशों की भागीदारी को बढ़ाने, हम बढ़ाने की बात करें तो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के अन्वेषण की आवश्यकता है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के अन्वेषण की आवश्यकता है। वैसा ध्यान दें इस बात को, यह आपका निष्कर्ष। अब इस प्रकार हम देखें, यह प्रश्न इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये प्रश्न कि इंटरनेशनल कोर्ट का मुद्दा ज्यादा छाया हुआ, और इस साल देखा होगा 2023 में लगातार युद्ध की बात करें, इजराइल ने गाजा पर, और न तो इजराइल मान रहा है न तो रूस मान रहा है। रूस एक तरह से यूक्रेन में मानवाधिकार को उल्लंघन कर रहा है और इधर इजराइल गाजा में कर रहा है। अब सोचो आप, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान एवं मानवाधिकार के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की वैश्विक स्वीकारता बढ़े, तो वैश्विक स्वीकारता क्यों बढ़ी है, ये रीजन। अब देखो, किंतु वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता ने, मतलब हर देश अपने हित को ज्यादा महत्व दे रहा है। इसने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष चुनौतियों को बढ़ा दिया है। अब आपने क्या किया, बड़ी क्यों बड़ी है, शांतिपूर्ण विवाद के समाधान के लिए बेहतर मंच है। एग्जाम्पल, पूर्व निकारागुआ बनाम यूएसए मामले के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने अमेरिका को दोषी ठहराया। नंबर 2, जटिल कानूनी मुद्दों के स्पष्टीकरण में इसकी भूमिका कैसे। तीसरी चीज, कूटनीति में सलाहकारी भूमिका से विवादास्पद मुद्दों का समाधान, जैसे गाजा में नरसंहार के लिए। अगली बात, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के विकास एवं प्रवर्तन में योगदान दिया है। इस बोस्निया हर्जेगोविना बनाम सर्बिया मोंटेनिग्रो का मामला, मोंटेनिग्रो का मामला की बात करें। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा एक राज्य को दूसरे राज्य को मुआवजा देने का आदेश देना, जैसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बनाम युगांडा मामले में युगांडा को आदेश देना। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय और अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्याओं ने कानूनी सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया है, जैसे कतर की बात है, ये कतर है, कतर बनाम
बहरीन समुद्री विवाद। अगला, किंतु चुनौतियां बढ़ा दी हैं, जैसे ये चुनौतियां हैं, समर्पित एवं मजबूत प्रवर्तन तंत्र का अभाव। हमेशा अमेरिका की बात करें, इजराइल के मुद्दे पर अमेरिका वीटो कर देता है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में शक्तिशाली देशों की गैर भागीदारी, जैसे यूक्रेन बनाम रूस मामले में रूस का कार्रवाई करने से मना कर देना। नंबर 3, सदस्य देशों का राजनीतिक पूर्वाग्रह, अर्थात सदस्य न्यायाधीश अपने निर्णयों को अपने देश के हितों के साथ जोड़ देते हैं। जैसे रूस एवं चीन के पूर्व न्यायाधीशों ने 2022 में यूक्रेन में सैन्य अभियान रोकने के लिए रूस को आदेश देने वाले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मतदान। अगला, लंबी एवं नौकरशाही प्रक्रिया, परिणामतः निर्णय में विलंब, जैसे रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुआ। अगली चीज, कई अंतर्राष्ट्रीय अदालतों एवं न्यायाधीशों के अस्तित्व ने फैसले में संभावित विरोधाभास को बढ़ा दिया है। अतः अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की निर्णय के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने, सदस्यों की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को बढ़ाने, न्यायालय में अधिक देशों की भागीदारी को बढ़ाने तथा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के अन्वेषण की आवश्यकता है। यह आपका निष्कर्ष है। मैं बात करना चाहता हूं कि आप ये सारे बच्चे जो काम कर रहा हूं मैं, ये बच्चों के लिए फ्री है यार। गरीब बच्चे जो मेहनत करने पर लिखना नहीं आता, इस प्रोग्राम से लिखना आ जाएगा और ये प्रोग्राम कंटिन्यूअस मेंस तक चलता रहेगा हमारा। यदि आप इसे 1 साल कर ले गए, यकीन करो करेंट से जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो बाहर नहीं जाएगा। आप सभी प्रश्नों का बेहतर जवाब देने में सक्षम होंगे, पर कंटिन्यूअस आप इसे फॉलो करो। पर बात करना चाहता हूं कि मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूं मैं, और फिलॉसफी में बात करना चाहता हूं कि 2000 देखा होगा जो 22 में फाइनल रिजल्ट आया, 2022 का रिजल्ट 23 में आया। जो रिजल्ट आया है फाइनली, जो रिजल्ट आया है 2022 का, उसमें हाईएस्ट नंबर एंथ्रो में गया 225 गया है, सॉरी 325 गया 500 में, 325। दूसरे नंबर पर हमारा फिलॉसफी है तो 319 गया 500 में। यूपीएससी में फिलॉसफी में 319 सेकंड नंबर पे ये स्कोर किया, मैक्सिमम स्कोर। पर दुर्भाग्य क्या है कि फिलॉसफी के प्रति बहुत गलत धारणा है। आपकी फिलॉसफी से आपका एथिक्स का पेपर स्ट्रांग हो जाएगा, और निबंध फिलॉसफिकल पूछ रहा है। यदि फिलॉसफी में आप 150 निबंध में यदि 150 प्लस पाना चाहते हैं, 150 प्लस निबंध में, तो आपको फिलॉसफी पढ़ना ही होगा। आपके पास कोई विकल्प नहीं है यदि नंबर गेन करना है तो। हम ये कहना चाहता हूं, मेरे क्लास के जो बच्चे हैं अधिकांश बच्चे 280 प्लस नंबर पाते हैं 500 में। बेशक बहुत सारे बच्चों ने 311 नंबर पाया, 307 पाया, बहुत सारे बच्चों को मिलता है 300 प्लस नंबर बच्चों को मिलता है। लेकिन सबसे खराब नंबर किसको मिलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप सोचो, आप इतना मिनिमम नंबर पा जाओगे यदि आप कंटिन्यूअस 4 महीने काम करते हो फिलॉसफी के साथ। मैं फिलॉसफी का नया बैच लेके आ रहा हूं 1 फरवरी से मैं नया बैच लेके आ रहा हूं फिलॉसफी। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्लियर? मैं चाहता हूं इस वीडियो को लाइक करो, आप शेयर। और मिलते हैं, गुड नाइट।